सोयाबीन की फसल में जो भी आप वैरायटी का चुनाव करते हो तो उस वैरायटी में आपको अलग अलग तरीके से आपके ज़मीन के अनुसार या फिर हवामान के अनुसार आपको उस वैरायटी का चुनाव अगर सही होता है तो ही आपको अच्छी उपज आपकी सोयाबीन की फसल में मिलती है। तो यहाँ पे हम सोयाबीन की वैरायटी का चुनाव आपका कम पानी के हिसाब से कैसे चुननी है, ज़्यादा पानी के हिसाब से कैसे वैरायटी का चुनाव करना है, फुटाव करने वाली वैरायटी का चुनाव करने के बाद आपको क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है, और सीधी बढ़ने वाली जो वैरायटी होती है सोयाबीन के अंदर उसके अंदर आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो यह सब बातें आज के इस वीडियो में होने वाली। तो इतना बढ़िया और बहुत ही शानदार वाला वीडियो होने वाला है जिससे आपकी सोयाबीन की फसल बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाली। तो इससे पहले एक लाइक तो बनता है। और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों सोयाबीन के वैरायटी का चुनाव करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि सोयाबीन के वैरायटी के दो प्रकार आते हैं। एक सिंगल स्टेम यानी कि जो सीधी बढ़ती है और एक जिसमें फुटाव होता है। तो ये फुटाव करने वाली का जो भी डिस्टेंस होता है बुआई करने का वो अलग होता है और सिंगल स्टेम का भी यानी कि सीधी बढ़ने वाली वैरायटी का अलग होता है। तो पहले हम बात करेंगे सिंगल स्टेम वैरायटी की यानी कि जो सीधी वाली जो वैरायटी है सीधी बढ़ने वाली उसके बारे में बात करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर सिंगल स्टेम वैरायटी में अगर आप गिने तो JS आपका 9305 आता है, उसी के साथ साथ आपका JS 9560 भी आता है। तो इन दो वैरायटी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी वैरायटी है कि जो आपके सिंगल स्टेम वैरायटी में गिने जाते हैं। तो ऐसी वैरायटी का आप अगर बुआई करते हो तो बुआई करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि ये बुआई करते वक्त आप जो भी जो दो बीजों में जो अंतर रखने वाले वो ज़्यादा नज़दीक रखना चाहिए। अगर ज़्यादा दूरी पर रखोगे तो उसको फुटाव न आने के कारण आपकी उपज कम भी हो सकती है। तो सिंगल स्टेम वैरायटी यानी कि सीधी बढ़ने वाली वैरायटी में आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों दूसरा प्रकार है आपका फुटाव करने वाली वैरायटी। फुटाव करने वाली वैरायटी के सब ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती है, एक स्टेम के ऊपर इसके फूल नहीं आते। तो यहाँ पे फुटाव करने वाली वैरायटी में हम उदाहरण के तौर पर अगर कहें तो इसमें JS 335 आता है और आपका सबसे पसंद KDS 726 यानी कि फूले संगम नाम से एक वैरायटी आती है। और इसी के साथ साथ बहुत सारी वैरायटी भी इस फुटाव करने वाली वैरायटी में गिनी जाती है। तो आपको उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे दो उदाहरण यहाँ पे बता दिए। तो इसकी भी बुआई करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है इसका फुटाव होता है तो इसका जो अंतर होता है दो बीजों का वो आपको ज़्यादा रखना है, जिससे क्या हो फुटाव के लिए एक थोड़ा सा एक जगह बने आपके पौधे को, जिसके कारण उसको अच्छे से रोशनी मिली, सूर्य प्रकाश अगर मिला तो वहाँ पे अच्छे से आपका सेटिंग होकर या फिर आपकी अच्छी उपज होकर को मुनाफा हो। तो ये बात आपको फुटाव करने वाली वैरायटी में आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि KDS 726 ये फुटाव करने वाली वैरायटी है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। तो इसे फूले संगम भी कहा जाता है। फूले संगम इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह वैरायटी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी से बनी हुई है और इसे मार्केट में महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी ने 2018 में इसे उतारा था। तब से ये आज तक ये चली आ रही है और अच्छा रिस्पॉन्स भी हमारे खेतों में दिखा रही है। अगर आप इस वैरायटी को दो तरीके से आप अपने खेत में बुआई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप हाथ से भी लगा सकते हो और आपने मशीन ड्रिल से भी आप इसकी बुआई कर सकते हो। तो हाथ से अगर आप इस वैरायटी को अगर लगाना चाहते हो तो ये जो आपकी बीजों की जो बचत है ये बहुत ही अच्छी तरीके से कर देगा। मतलब आपको कम से कम 1 एकड़ के लिए 18 किलो का ही बीज लगेगा, ज़्यादा बीज नहीं लगेगा। तो इससे आपके बीजों का जो भी खर्चा है वो भी बच जाएगा। आपको ये हाथ से अगर ये बीज लगाने होंगे तो आपको बेड बनाने पड़ेंगे। बेड बनाने के लिए आपको 50 बाय 15 में 15 सेंटीमीटर में आपको इसका प्लांटेशन करना है, ये ध्यान में रखना होगा। एक होल में यानी कि दो सीड डालने होंगे, जिससे के कारण क्या होगा अगर एक का जर्मिनेशन नहीं हुआ तो दूसरा वहाँ पे आपकी खाली जगह पे वो बढ़ सके। तो वो ये बीज लगाते वक्त आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये झिगझैग मेथड से आपको लगाना है। और अगर आप मशीन से बुआई करने जा रहे हैं इस वैरायटी की फूले संगम की यानी कि KDS 726 की, अगर आप मशीन ड्रिल से अगर इसकी बुआई करने जा रहे हो तो आपको 1 एकड़ के लिए कम से कम 25 किलो बीजों की आवश्यकता होगी। और एक बात और बताना चाहता हूँ इस वैरायटी के बारे में। यह वैरायटी आपकी स्टेम बोरर और रस्ट के प्रति एक रेजिस्टेंस डेवलप हुई एक वैरायटी है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है। स्टेम बोरर और रस्ट का इसमें दिक्कत बहुत ही कम आता है। यह वैरायटी दिन ज़्यादा लेती है यानी कि ये लंबी समय वाली वैरायटी यानी कि 105 से 110 दिनों तक ये वैरायटी आपको हार्वेस्टिंग पे आ जाती
जाती है। ये वैरायटी जो हार्वेस्टिंग का मैंने जो टाइम पीरियड बताया है ये कभी भी किसी भी ज़मीन में फिक्स नहीं होता है। अगर आपकी भारी ज़मीन है तो दिन ज़्यादा लगता है और ज़मीन हल्की है तो दिन कम दिनों में भी ये आ जाता है। तो ये दिन फिक्स नहीं है, तो ये आज स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है। तो ये जो वैरायटी इसको थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगता है, तो इसकी वजह से ही बारिश में अगर किसी भी ज़मीन में करते हो इसकी बुआई तो चल जाता है, लेकिन गर्मियों के सीज़न में अगर इसकी बुआई करते हो तो वहाँ पे अच्छी यानी भारी वाली ज़मीन की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए इस वैरायटी का खरीफ सीज़न में बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपको मिल जाता है। और KDS 726 फुले संगम का एवरेज लगभग 10 से 12 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से आपको मिल जाता है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे JS 9305 की। 9305 एक ऐसी वैरायटी जो हल्की ज़मीन में आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिखाती है। सिंगल स्टेम वैरायटी हम इसे कह सकते हैं, एक सीधी बढ़ने वाली वैरायटी है। ये हल्की ज़मीन में इसकी बुआई करते हैं ज़्यादातर, तो इसका हल्की ज़मीन में जो भी एक हार्वेस्टिंग का कालावधि बहुत ही कम होता है, यानी कि 95 से 100 दिनों के भीतर ये आपकी वैरायटी हार्वेस्टिंग के लिए भी आ जाती है अच्छी तरीके से कम कालावधि में। अगर आप इसकी बुआई अगर मशीन से करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से 30 बाय आपका 5 सेंटीमीटर आपका बुआई का अंतर होना चाहिए। 1 एकड़ के लिए आपको मशीन से 30 किलो बीजों की आवश्यकता होगी। आप कहोगे कि भाई ये आपने सीड ड्रिल का बता दिया, यानी कि मशीन से बुआई का बता दिया, हाथ से बताया नहीं। तो ऐसी वैरायटी जो सिंगल स्टेम वाली वैरायटी होती है ना भाई साहब, तो वो वैरायटी आपके हाथों से लगाने के लिए बहुत ही अच्छी नहीं होती है। उससे आपको जो उपज मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी। तो हाथों से लगाने के लिए जो भी आप वैरायटी का चुनाव करेंगे वो फुटाव करने वाली वैरायटी का ही करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर इसके एवरेज की बात करें तो 8 से 10 क्विंटल का भी एवरेज 1 एकड़ में ये वैरायटी बहुत ही आसान तरीके से दिखा देती है। ज़मीन के हिसाब से ये जो एवरेज है ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। और अभी खास बात बताने से पहले भाई सोयाबीन के बारे में बहुत बढ़िया खास बात होने वाली है, लेकिन उससे पहले लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा भाई। आपको जो वीडियो है हमारे समय पर नहीं मिल रही तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा। और भाई ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो तो शेयर का बटन भी दबा सकते हो। अगर कुछ मुझसे सवाल करना चाहते हो तो हमारा अन्य निर्माता का एप्लीकेशन है, वहाँ पे मैं प्राइवेटली आपको इमेजेस के साथ जो भी आपके सवाल होते हैं उसके जवाब दे देता हूँ, जो कि आप सभी भी आसानी से देख सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं खास बात की। तो दोस्तों आज की खास बात में हम सोयाबीन की उपज बढ़ाने के लिए ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जिससे हमारी सोयाबीन की उपज बढ़ सकती है, इसके बारे में बात करने वाले। जैसे कि आपको पता है कि प्याज की फसल के लिए सल्फर का इस्तेमाल करें तो प्याज की फसल की जो उपज है वो अच्छी मिलती है। आपके मक्का की फसल के लिए आप फेरस और जिंक का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके आपकी मक्का की फसल भी अच्छा रिस्पॉन्स दिखा के आपकी उपज अच्छी करा देती है। और ऐसे ही अगर सवाल सोयाबीन की फसल के अंदर आए तो ऐसा कौन सा वाला न्यूट्रिएंट है जो आज ज़्यादा पैमाने पर देने पर आपकी सोयाबीन की फसल बहुत अच्छी हो सकती है, तो उस न्यूट्रिएंट का नाम है फेरस। तो फेरस सल्फेट पाउडर फॉर्मुलेशन में अगर आप अपनी सोयाबीन की फसल के अंदर फेरस का इस्तेमाल करते हो तो आपकी उपज 100% बढ़ जाएगी। फेरस का आप इस्तेमाल चिलेटेड फेरस का इस्तेमाल अगर आप सोयाबीन के अंदर स्प्रेइंग करवा रहे हो तो किसी भी स्प्रेइंग के कॉम्बिनेशन में आप चिलेटेड फेरस का इस्तेमाल छिड़काव के लिए भी कर सकते हो, जिससे आपके सोयाबीन के फसल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फेरस चला जाए और आपकी उपज अच्छी हो जाए। तो ये फेरस का जो भी लॉजिक है ये इस तरीके से है कि भाई देखो हर एक फसल को एक न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो उसी तरीके से ये निकाला गया है। इसका एक आपको एक और प्रमाण देने जाऊँ तो पूरी दुनिया में जो सोयाबीन की उपज सबसे ज़्यादा होती है, अमेरिका से पहले भी ब्राज़ील देश है जिसमें आपकी सोयाबीन की उपज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। तो ब्राज़ील में ही क्यों आपके सोयाबीन की उपज सबसे ज़्यादा होती है, तो ब्राज़ील की जो ज़मीनें होती है उसमें फेरस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी तो भाई आगे का जो वीडियो है हमारा वो भी देखना ना भूले। इसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए और सीड ट्रीटमेंट की ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।